नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पित्त दोष के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अगर तो हम हमारे शरीर में कुछ भी बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें उसकी जो नॉर्मल प्रकृति है या गुणधर्म है उसके बारे में ज़रूर से जानना चाहिए। तो ये जो पित्त दोष है वो क्या है, वो हमारे शरीर में कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। अगर तो किसी की पित्त प्रकृति है तो वो इंसान कैसा होता है, पित्त दोष कब कब बढ़ता है, उसे आपको कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और आपके घर में, आपके किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें और औषधियाँ हैं जो कि पित्त दोष को बैलेंस करती है। आयुर्वेद में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो कि पित्त दोष को बैलेंस करती है। आइए पित्त के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। आपको अगर तो मेरी बात पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है, इसकी वजह से आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं। ये जो पित्त दोष है वो हमारे शरीर में अग्नि और जल तत्व से बना है। ये हमारे शरीर में तापमान या तो हीट का कारक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वो हॉट ब्लडेड है, मतलब कि हमारा जो रक्त है वो उष्ण है। तो जब भी हमारे शरीर में उष्णता रहती है तभी तक हमारे शरीर में प्राण रहता है। हमारे शरीर की सारी चयापचय की क्रिया है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, हमारे शरीर का टेम्परेचर, डाइजेशन, हमारा कलर, हमारा नेचर, ये सभी पित्त के अधीन है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ तक कि हमारा जो नेचर है वो भी पित्त के हिसाब से ही होता है। तो ये पित्त है वो है क्या? तो पित्त जो है वो साक्षात अग्नि है। आचार्य श्री सुश्रुत ने बोला है कि पित्त जो है वो अग्नि स्वरूपी है और हमारे शरीर में 13 प्रकार की जो अग्नि है, जिसमें कि जठराग्नि, पंचभूताग्नि और सप्त धात्वाग्नि, जो कि हमारे शरीर में अन्न का पाचन करते हैं, जिसे हम नॉर्मल मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और टिश्यू मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो सभी कार्य पित्त की वजह से होता है। अगर तो पित्त इम्बैलेंस है तो आपके शरीर में मोटा मोटी 40 प्रकार के रोग होते हैं, और जब पित्त है वो अगेन वायु और कफ के साथ कंबाइन होता है तो वो और रोग भी उत्पन्न करता है। ये पित्त कैसा होता है? तो आयुर्वेद में कहा है, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्ण लघु विस्त्रम सरम द्रवम। तो जो भी स्निग्ध है, गरम है, तरल है, मतलब हीट वाला है, लिक्विड है, हल्का है, खट्टा है और कड़वा सा है। हाँ जी दोस्तों, पित्त खट्टा और कड़वा है। तो सुबह सुबह जिसको मुंह में कड़वाहट आती है उसका पित्त बढ़ा हुआ है। अभी जानते हैं कि जिसकी पित्त प्रकृति है वो इंसान कैसा होता है। वो इंसान का कद है वो मध्यम होता है, उसका रंग साफ होता है, उसके शरीर पर तिल, मस्से ये सब ज़्यादा होता है, उससे गुस्सा ज़्यादा आता है, उसकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होती है, उसे भूख
ज़्यादा लगती है और उसमें नकारात्मकता जो है वो भी बड़ी ही जल्दी बढ़ती है। तो दोस्तों देखते हैं कि पित्त हमारे शरीर में कैसे बढ़ता है। तो अगर तो हम व्यवहार या तो हमारी लाइफस्टाइल की बात करें तो जैसे कि दिन में सोने से कफ बढ़ता है वैसे ही रात को जागने से आपका पित्त बढ़ता है। उसके अलावा अगर तो आप खट्टा और तीखा, बहुत ज़्यादा फ्राइड, ऑयली, चाइनीज़ ऐसा खाना खाते हैं, आप टाइम से खाना नहीं खाते हैं, लंबे समय तक अगर तो आप भूखे रहते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या तो आप डाइटिंग के चक्कर पे बहुत ही ज़्यादा कम खाना खाते हैं, वो लोग कि बहुत ज़्यादा सनलाइट पे काम करते हैं, अतिशय श्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जो लोग कि ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत है, जो लोग दूसरों का देख के ईर्ष्या करते हैं, और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा देर से खाना खाते हैं, खाने के बाद एरेटेड ड्रिंक लेते हैं, ऐसे लोगों को पित्त जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अभी देखते हैं कि आपका अगर पित्त इम्बैलेंस है, बढ़ा हुआ है, तो आपके शरीर में क्या होता है। सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, आपका जो स्टमक है वहाँ पे आपको पेन होता है, डायरिया होता है, डाइजेशन इम्पेयर होती है, आपके बॉडी में हीट बढ़ जाती है, आपको बार बार फीवर हो जाता है, नींद कम हो जाती है, आपके बॉडी में थकान बढ़ सी जाती है। तो ये गुस्सा और जो ईर्ष्या है, स्ट्रेस है, तनाव है, ये एक चक्र है। पित्त बढ़ने से ये सब बढ़ता है, और अगर तो आपके नेचर में ये सब ज़्यादा है तो आपका पित्त बढ़ जाता है, आपको इरिटेशन ज़्यादा होती है, आपके शरीर की हीट बढ़ के आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वही पसीने में दुर्गंध बहुत आती है, आपकी भूख और प्यास काफ़ी बढ़ जाती है, आपको कहीं ना कहीं गिडीनेस होती है, चक्कर सा आता है, और आपका हॉट फ्लैश बढ़ जाता है। हाँ जी दोस्तों, जो लेडी को हॉट फ्लैश आते हैं उसमें उसका पित्त बढ़ा हुआ है, जिससे कि ब्रेस्ट में हैवीनेस रहती है, उसे भी पित्त बढ़ा हुआ है। जो इंसान का पित्त बहुत बढ़ा हुआ होता है वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जजमेंटल होता है, अति उत्साही होता है, और वो अपने काम में गोल ओरिएंटेड होता है। दोस्तों ऐसी कॉमन सी कौन सी डिसीज है या तो चीज़ें हैं जो शरीर में पित्त बढ़ने से होती है। सबसे पहले उसमें आता है हार्ट बर्न, एसिडिटी और पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। कहीं ना कहीं सारा स्किन डिसीज़ है, उसमें बहुत सारे डिसीज़ पित्त बढ़ने की वजह से होता है, जैसे कि इन्फ्लामेशन, डर्मेटाइटिस, एक्नी, फोड़े, फुंसी, यहाँ तक कि जब भी पित्त बढ़ता है तो आपके जो बाल है वो झड़ने लगते हैं, कुछ पीले पीले से हो जाते हैं, जल्दी जल्दी वाइट होते हैं, और बहुत जल्दी हेयर लॉस होता है। जो लोगों में पित्त ज़्यादा है अथवा तो जिसकी पित्त प्रकृति है वो सेंसिटिव टू सन होते हैं, वो लोग सूर्य ताप में ज़्यादा नहीं बैठ सकते, उसको मुंह में छाला पड़ने, पेट में अल्सर होना,
कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम होना, ये सभी कुछ है वो पित्त की वजह से है। आपको लगता है कि आपके जो जॉइंट पेन है वो वायु की वजह से होते हैं, पर नहीं। जब भी बॉडी में पित्त बढ़ता है और वही पित्त वायु की हेल्प से जब जॉइंट्स में आके वहाँ इन्फ्लामेशन करवाते हैं, उस टाइम में आपको इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन होता है, जो कि बढ़े हुए पित्त का एक स्वरूप है। अगर तो और बात करें तो जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म है वो भी पित्त का ही एक स्वरूप है। उससे जॉन्डिस होता है, आँखों में जलन होती है, आँखों की रोशनी कम होती है। तो ये सारे जो कॉमन सी तकलीफ़ें हैं वो सारी हमारे शरीर में पित्त की बढ़ने की वजह से होती है। ऐसा बोला जाता है कि आदि, मध्य और अंत ये है कफ, पित्त और वायु। मतलब कि हमारे दिन का शुरुआत का जो समय है वो कफ है, बाद में आता है पित्त और लास्ट में होता है वायु। बस ऐसे ही रात को भी होता है और हमारे आयु में भी होता है। मतलब कि जो लोग यंग है, जिसकी मध्यम वय है, अगर तो आप मोटा मोटी ले लो तो जैसे ही लेट 20s टीन एज के बाद के जो बच्चे होते हैं वहाँ से धीरे धीरे पित्त की वृद्धि शुरू होती है और बाद में मध्यम वय 45-50 ये एज तक आते आते ये एज स्पान में आपके शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। तो ये बात है कि जो लोग मध्यम वय में हैं उसे पित्तज व्याधि सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जो लोग युवा वय में होता है, यंग पीपल होते हैं, इसे पिंपल्स ज़्यादा होता है। उसी को थोड़े मध्यम वय में कम होके फिर से 45 के आसपास जब भी उसके हार्मोन इम्पेयर होते हैं, जो कि पित्त का इम्बैलेंस ही है, उस टाइम पे भी आपका स्किन है वो थोड़े से खराब होती है। हाँ जी दोस्तों, हमारे शरीर में जो कलर्स है उसे जो मेंटेन करने का काम करता है वो पित्त ही है। इसीलिए जब भी आप में पित्त दृष्टि होती है तो आपका कलर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो नॉर्मल सा नहीं रहता है। जो भी लेडी है मध्यम वय में आती है, उसे मेनोपॉज शुरू होता है, उस टाइम पे भी उसका पित्त जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसे ब्रेस्ट में हेवीनेस होती है, उसे हॉट फ्लैशेस आते हैं, वो भी डिस्टर्ब हुआ पित्त ही है। दोस्तों, आपने सुना होगा, आयुर्वेद जो भी जानते हैं कि हमारे शरीर का जो मध्य भाग है वो पित्त का स्थान है। मतलब कि हृदय से नीचे से लेके हमारी आंतें और नाभि से थोड़ा सा नीचे का भाग, वहाँ तक ये जो है वो पित्त का स्थान होता है। पर यूं ही देखें अगर डिटेल में तो पित्त वायु की तरह ही हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होता है और पित्त के भी 5 प्रकार है। उसमें से जो पाचक पित्त है वो हमारे शरीर के मध्य भाग में रहता है, जो कि है ग्रहणी और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो जगह है वहाँ पे पाचक पित्त रहता है, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साधक पित्त जिसे बोला जाता है वो हमारे ऊपर के हिस्से में रहता है, वो हमारे दिमाग को शांत करने में मदद करता है, हमारा डिसीजन पावर जो है वो बढ़ाता है, हमें अच्छी दृष्टि प्रदान करता है। मतलब कि हमारा जो जजमेंटल पावर है वो बढ़ाता है और हमें शांत रहने में, अच्छा व्यवहार करने में ये मददगार है।
रंजक पित्त है वो हमारे लीवर और स्प्लीन में रहता है। यहाँ से वो एंजाइम्स और हार्मोन के स्वरूप में पूरे शरीर में जाके हमारे शरीर के जो कलर्स हैं उसके करेक्शन का काम करता है। जब भी हम कलर की बात करते हैं, हमारे शरीर में जो स्टूल है, यूरिन है, हमारा ब्लड है, शुद्ध और अशुद्ध, हमारे नेल्स का कलर, हमारे हाथ की हथेलियाँ और पैरों के तलवे का कलर, हमारी टंग का कलर, ये सारा जो कलर है वो रंजक पित्त के आभारी है। एक और पित्त है जिसे आलोचक पित्त बोलते हैं। ये वही है, आलोचना में मदद करता है, हमारी दृष्टि में रहता है, तो ये हमारे विज़न को करेक्ट करता है। साथ ही साथ हमें जो आलोचना विवेचन करते हैं, हम जो जजमेंट्स लेते हैं, मतलब कि हमारी मानसिक दृष्टि कैसी है, उसका कार्य ये आलोचक पित्त करता है। एक और पित्त है जिसे कि हम भ्राजक पित्त बोलते हैं। ये जो है हमारी त्वचा में रहता है। हाँ जी दोस्तों, हमारी जो स्किन का कलर है वो ये भ्राजक पित्त है, उसी के रिफ्लेक्शन है। तो जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल दिखती है या तो जिसकी ओज प्रभा तेज पट के स्किन एकदम से तेजस्वी दिखती है, यहाँ पे हम ब्लैक या वाइट की बात नहीं कर रहे। स्किन की जो आभा है, प्रभा है, स्किन में जो शाइन है, ये सभी देने का जो काम है वो भ्राजक पित्त का है। और यही भ्राजक पित्त हमारा जो आउटर लुक है उसको बैलेंस करता है। अभी हम बात करते हैं कि बढ़े हुए पित्त को क्या खाने से हम शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके घर में जो घी है उसमें भी अगर आपके पास गाय का घी है तो सर्वश्रेष्ठ जो है पित्त शामक घी को बोला गया है। हाँ जी दोस्तों, घी जो है वो अग्नि को प्रदीप्त करता है और वायु और पित्त को शांत करता है। जब भी हम कुछ भी वायु को शांत करने के लिए लेते हैं वो गर्म प्रकृति का होता है, तो पित्त को बढ़ाता है। और जब भी हम पित्त को शांत करने के लिए ठंडी प्रकृति वाली चीज़ें खाते हैं तो वो वायु को बढ़ाती है। उसमें एक अकलौता जो द्रव्य है वो है घी। घी में भी जो है गाय का घी वो सर्वश्रेष्ठ है। घी को जो है महास्नेह बोला गया, स्नेहों में उत्तम बोला गया है। तो घी पित्त को शांत करता है और बैलेंस रखता है। उसके अलावा जो भी मीठी चीज़ें हैं वो भी पित्त को शांत करती है। कसेला जो जिसका टेस्ट है, ऐसी चीज़ें भी पित्त को शांत करती है। आयुर्वेद में जो भी कड़वी औषधियाँ है वो भी पित्त को शांत करती है। इसीलिए हमें कड़वा औषध पिलाया जाता था ताकि हमें पित्त को बैलेंस रख सके और हमें बार बार फीवर ना आए। अगर तो हम फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल, दाडम, पपैया, द्राक्ष, मेलन्स, ये सभी पित्त को शांत करते हैं। एप्पल जो है वो सीज़न वाला होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। अगर तो आप खट्टा एप्पल खाएंगे और बिना सीज़न वाला एप्पल लेके खाएंगे तो वो आपके पित्त को बढ़ाता है। सब्जी की बात करें तो घिया, गिलकी, तुरई, टिंडा और पत्ते वाली ग्रीन भाजी, अगर तो इसे बहुत सारे ऑयल और मसाले के साथ नहीं बनाया जाता है तो ये सभी आपके पित्त को शांत करती है। जब भी आप सब्जियां ज़्यादा खाते हो और एसिडिटी बढ़ती है तो आप सब्जी में ज़्यादा तेल और मसाले डालते हो, उसी की वजह से आपका पित्त बढ़ता है।
जिसका भी पित्त ज़्यादा बढ़ता है उसे प्याज और लहसुन का यूज़ कम करना चाहिए, नहीं तो बंद करना चाहिए। जब भी पित्त ज़्यादा बढ़ता है इंसान कहीं ना कहीं तामसिक प्रकृति का भी हो जाता है। उसके अलावा राइस, गेहूं की रोटी, ज्वार, ओट्स, किनोवा, पतली सी बनी दालें, ये सभी पित्त को शांत करती है। यहाँ पे भी दाल में आप बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाला और लहसुन का छोंक नहीं लगाए। रात को भिगोई हुई और छिलका निकाले हुई जो आलमंड है, बादाम, वो भी आपके पित्त को शांत करती है। जैसे कि पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ये सारे सीड को भी पानी में भिगो के चबा चबा के आप खा लो तो ये आपके पित्त को शांत करती है। अगर तो आप काली वाली किशमिश को भिगो के उसे सुबह चबा चबा के खा लो तो वो भी आपके पित्त को शांत करती है। नारियल जो है वो भी बहुत अच्छा पित्त शामक द्रव्य है, तो नारियल का पानी और नारियल की जो गिरी है, अगर तो आप गर्मियों में नारियल की मिठाई बना के खाओ, नारियल का लड्डू बना के खाओ तो वो पित्त को शांत करती है। और वैसे ही अगर तो आप तेल और तली हुई चीज़ें, तीखी चीज़ें ज़्यादा खाओगी तो वो पित्त को बढ़ाती है। जो लोग तीखा, खट्टा, नॉनवेज, बहुत ही ज़्यादा मसालेदार, स्पाइसी खाना खाते हैं उसका पित्त भी बढ़ा रहता है। अगर सीड्स की बात करें तो कैश्यू नट और वॉलनट ये भी पित्त को बढ़ाते हैं। अभी हम आसन, एक्सरसाइज और योगा की बात करें तो पित्त को बैलेंस करने के लिए आपको सुबह थोड़ा सा ठंडी हवा में, जब तक कि सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ न जाए, उसी टाइम पे वॉक करना चाहिए। आपका वॉकिंग जो है वो थोड़ा मीडियम पेस का होना चाहिए, माने कि बहुत ज़्यादा रनिंग या तो फास्ट रनिंग नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा कोई शांत सी जगह पे बैठ के अब आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसे शांति से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से एंजॉय कीजिए। इससे भी आपका पित्त बैलेंस होता है। अनुलोम विलोम, प्राणायाम जो है उससे भी आपका पित्त बैलेंस होता है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो है वो आपके शरीर में ठंडक को उत्पन्न करके पित्त को कम करती है। जिसका पित्त बढ़ा है उसे जिम जाने की जगह पे स्विमिंग करना चाहिए। और अगर योगासन की बात करें तो जैसे सूर्य नमस्कार है वो कफ को बैलेंस करता है और हमारे लंग को स्ट्रेंथ देता है, वैसे ही चंद्र नमस्कार है वो हमारे शरीर में पित्त को बैलेंस करता है। उसके अलावा सुबह सुबह उठ के भूखे पेट बालासन या तो शशांक आसन हम जिसे बोलते हैं वो करना चाहिए, मार्जर आसन करना चाहिए, भुजंगासन करना चाहिए और शवासन तो करना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपका पित्त बैलेंस रहता है। आपको चाहिए कि आप योग निद्रा का भी अभ्यास करें, इससे भी आपका पित्त बैलेंस रहता है। हम पित्त को कैसे शांत करें उसकी बात करें तो जो भी हमारे किचन में जो रहा है, किचन के द्रव्य है, या तो हमारे घरों में जो मोटा मोटी आयुर्वेद औषधियाँ रहती है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो हमारे किचन में सौंफ, धनिया और इलायची जो होती है वो पित्त का शमन करने में बहुत ही अच्छी मददगार है। अगर तो आप सुबह सुबह सौंफ, धनिया, इलायची उसको थोड़ा सा कुट के मोटा मोटा दरदरा सा पानी को गर्म करके जब भी वो बॉइलिंग पॉइंट पे आए गैस की फ्लेम को बंद करके उसमें डाल के बंद करके ढक्कन उसे थोड़ी देर के लिए सेटल होने दो। और जब भी ये थोड़ा सा हल्का गर्म रहे
जिसे हम नवाया सा बोलते हैं, नीम गरम बोलते हैं, तभी इसे खोल के इसमें 2-3 पुदीने के पत्ते तोड़ के डाल दो, 1-2 तुलसी के पत्ते डाल दो और ऐसी चाय को आप धीरे धीरे सिप करके पियो। ये आपकी अग्नि को बैलेंस करेगा और आपके पित्त प्रकोप को भी बैलेंस करेगा। अगर तो जो लोग जिसे कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ी है और यहाँ तक कि नोज़िया हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ऐसे लोगों को चाहिए कि इलायची का पाउडर और खड़ी शक्कर, जिसे धागा मिश्री बोलते हैं, उसका पाउडर मिला के थोड़ा सा ठंडा पानी लेके इलायची और शक्कर का मिश्री वाला शरबत बनाएं। जहाँ तक हो सके वाइट वाला रिफाइंड शुगर को अवॉइड कीजिए, उसकी जगह पे धागा मिश्री का यूज़ कीजिए। और ये जो मटके का ठंडा पानी है उसे 1-1 चम्मच सिप करते रहिए। आपके जो पित्त दोष उत्क्लेशित होके आपको वॉमिटिंग हो रही है, हार्ट बंद हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो जिसे भी ज़्यादा एसिडिटी हो रही है ये उपाय ज़रूर करें, उससे उसका पित्त दोष शांत हो जाएगा। इसके अलावा आप आंवला का कोल्ड इन्फ्यूज़न बना सकते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है इन्फ्यूज़्ड वाटर, तो आप आंवला का इन्फ्यूज़्ड वाटर बनाइए। जब भी आंवले की सीज़न नहीं है तो पानी में 1 चम्मच आंवला पाउडर मिला दीजिए और उसे छान के वो पानी आप धीरे धीरे सिप करके पीजिए। इससे भी आपका पित्त दोष कम होता है। अगर तो आपका पित्त दोष बार बार बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आपको फैटी लीवर की समस्या भी हो रही है साथ साथ, तो रात को गर्म पानी में त्रिफला मिला के ढक दीजिए। सुबह सुबह छान के वो पानी पिया कीजिए। इससे आपके लीवर को बल मिलेगा। धीरे धीरे जो लीवर का फैटी नेचर है वो कम होगा। इसके अलावा गुडुचि, या तो जो कोरोना में बहुत प्रसिद्ध हुई है, वो भी हमारी जो धातु की अग्नियाँ हैं उसे बल देके पित्त को शांत करती है। मुलेठी, जिसे हम यष्टि मधु बोलते हैं या तो गुजरात में जेठी मधु बोला जाता है, वो भी श्रेष्ठ पित्त शामक द्रव्य है। सुबह सुबह आप पानी के साथ आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर ले लीजिए, इससे आपका पित्त बैलेंस रहेगा। मुलेठी जो है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मुलेठी और त्रिफला को पानी में भिगो के उसमें थोड़ा हनी डाल के इसे आप ऐसे फेस वॉश यूज़ कीजिए, नहीं तो फेस पैक यूज़ कीजिए। वो आपकी जो एक्नी है, फोड़े हैं, फुंसी है, उसका हीलिंग करेगा। आपकी स्किन में जो डिस्कलरेशन है उसको भी करेक्ट करेगा। जेंटली एक्सफोलिएट करके आपके फेस को चमकाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मोटा मोटी पित्त दोष के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अगर तो आयुर्वेद की बात करें तो पित्त दोषों का वर्णन बहुत ही ज़्यादा लंबा है। हमारी लाइफस्टाइल, हम जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं उसकी कैसे बदलाव करें तो हमारा पित्त दोष कंट्रोल में होगा। हमारी एक्टिविटी को कैसे हम नियंत्रित करें, ये सब के बारे में बहुत डिटेल में आयुर्वेद में बातें बताई है। तो मैंने जो बताया है वो थोड़ा शॉर्ट करके आपको, मेरा ये प्रयत्न है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पित्त दोष के बारे में जान सकें। आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद।